प्यारे बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे ग्रस्त, दांत, होठ और जीभ हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रसनी। आगे जो हमारा भोजन जाता है वो कहाँ जाता है? ग्रसनी से। तो ग्रसनी की जो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ग्रसनी से जो भोजन जाता है वो कहाँ जाता है? ग्रासनाल में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? ग्रासनाल में जाता है। और इसे ये जो ग्रसनी होती है ये क्या होती है? वायु व भोजन का सहमार्ग होती है। क्या होती है? सहमार्ग होती है। कॉमन जो वे होता है वो होता है। तो इसका मेन काम होता है भोजन को कहां पहुंचाना? ग्रासनाल के अंदर पहुंचाना। तो प्यारे बच्चों, ग्रासनाल से जो भोजन जाता है वो कहां जाता है? हमारा आमाशय में जाता है। कहां जाता है? आमाशय में, स्टोमक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आमाशय में हमारा भोजन जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा आमाशय। आमाशय के बारे में क्या है? इसकी जो आकृति होती है, किसकी आकृति? आमाशय की अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। उसके बाद अगर मैं ये कहूं कि मानव पाचन तंत्र का सबसे बड़ा जो भाग होता है, मैं लंबाई की बात नहीं करूं, अगर आकार के हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा जो इसका भाग है वो क्या होता है? आमाशय होता है। पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा जो भाग होता है वो क्या होता है? आमाशय होता है। आमाशय में जो हमारा भोजन ठहरता है 4 से 5 घंटे ठहरता है। क्या ठहरता है? 4 से 5 घंटे ठहरता है। तो जो हमारे पाचन तंत्र की अगर सपोज करो इस प्रकार से स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है, यहां से हमारे मुख के अंदर जाता है, यहां से इसके बाद चलता है, तो यहां पर क्या आता है बच्चों? आमाशय आता है। क्या आता है? आमाशय आता है। तो जो आमाशय की दीवारें जो होती हैं, आमाशय की जो दीवारें होती हैं उनमें क्या होता है? आमाशय की दीवारों पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पतली झिल्ली पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? म्यूसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूसिन कहा जाता है। यह इसको कह सकते हैं श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है। तो ये क्या होता है? आमाशय को जो इसका अम्लीय, जब भोजन यहां से गुजरता है और भोजन को लगता है कि भोजन के अंदर अम्लीय माध्यम है, तो इस अम्लीय माध्यम से क्या करता है? इस आमाशय को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? ये श्लेष्मा झिल्ली। बहुत आसानी से फिसलता हुआ खाना आमाशय के अंदर आ जाता है। प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आमाशय के अंदर क्या होता है, हम बात कर रहे हैं किसकी? आमाशय की। तो आमाशय के अंदर क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, आमाशय से HCl अम्ल, क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। तथा जठर रस, क्या है? जठर रस। पेप्सिनोजिन, लाइपेज नामक एंजाइम्स का स्रावण होता है। एंजाइम का स्रावण होता है। क्या होता है? एंजाइम्स का स्रावण होता है। प्यारे बच्चों, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कहां से निकलता है? आमाशय से निकलता है। उसके बाद क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस कहां से निकलता है? आमाशय से निकलता है। पेप्सिनोजिन, लाइपेज, ये क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अब इनके बारे में बात करेंगे कि HCl क्या करता है, जठर रस क्या करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों HCl की। किसकी बात करूंगा मैं? HCl की बात करूंगा। तो हमारे क्या होता है कि HCl का मुख्य फंक्शन क्या है? HCl का मुख्य कार्य क्या होता है? HCl प्यारे बच्चों क्या होता है? अम्ल होता है। तो एक तो क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम उपलब्ध करा देता है। भोजन को अम्लीय क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम उपलब्ध करा देता है। क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम उपलब्ध करा देता है, क्योंकि वो खुद क्या है? अम्ल है। और जब हमें भोजन के अंदर अम्लता बढ़ती है तो हमारे अंदर भोजन का पाचन बहुत शीघ्रता से हो जाता है। दूसरी बात क्या करते हैं बच्चों, मैंने अभी बात किया था जठर रस की,
उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो जठर रस कहां से प्राप्त होता है? हमें जठर ग्रंथियों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? जठर ग्रंथियों से प्राप्त होता है। तो जब ये जठर ग्रंथियों से हमें प्राप्त होता है तो इस जठर रस के अंदर क्या होता है? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन क्या है? प्रोरेनिन नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? प्रोरेनिन नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है इसके अंदर? तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोरेनिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। और क्या होता है? पेप्सिनोजिन। क्या होता है बच्चों? पेप्सिनोजिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? ये इस जठर रस के अंदर ये दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोरेनिन और कौन से? पेप्सिनोजिन। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजिन। अब ये क्या होते हैं? पहले निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में होते हैं दोनों। लेकिन जैसे ही इनको क्या प्राप्त होता है? अम्लीय माध्यम प्राप्त होता है। अम्लीय माध्यम कौन प्राप्त करेगा? HCl इनको प्राप्त करेगा, HCl प्रदान करेगा। तो इसको क्या हो गया? अम्लीय माध्यम प्रदान हो गया। अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम। तो प्यारे बच्चों दोबारा देखते हैं, जठर रस कहां से प्राप्त हुआ? जठर ग्रंथियों से। अभी जठर ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आमाशय की दीवारों में, आमाशय की जो दीवारें होती है उनमें लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब जठर ग्रंथि बहुत छोटी छोटी होती है और ये ग्रंथि क्या करती है? एंजाइम्स का स्रावण करती है, रस का स्रावण करती है, किसी लिक्विड पदार्थ का स्रावण करती है, जिनको हम जठर रस नाम दे दिया। दूसरी बात, 3.5 करोड़ ये जठर ग्रंथियां होती है। तो प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? HCl का मुख्य कार्य पढ़ रहे हैं। तो एक तो क्या हो गया? HCl का मुख्य कार्य भोजन को अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराना। दूसरा क्या काम होता है कि ये जो प्रोरेनिन एंजाइम्स है, और बच्चों में पहले भी बता चुका हूं, एंजाइम्स क्या होते हैं? भोजन को पचाने वाले कारक होते हैं। अगर हमारा भोजन पचता है तो किसके कारण पाचन होता है? उसका एंजाइम्स के कारण होता है। किसके कारण? एंजाइम्स के कारण। तो अगर किसी मनुष्य के अंदर बहुत अच्छी तरह से, अच्छी मात्रा में एंजाइम्स बन रहे हैं तो वो अच्छी तरह से अपने भोजन का पाचन कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं प्रोरेनिन एंजाइम्स की, जो पहले क्या होता है? निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे ही वो HCl अम्लीय माध्यम के संपर्क में आता है तो ये प्रोरेनिन किस में बदल जाता है? रेनिन में बदल जाता है। किस में बदल गया? रेनिन। प्यारे बच्चों ये रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। क्या करता है? दूध का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का पाचन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध का पाचन कौन सा एंजाइम्स करता है? रेनिन करता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये किन में करता है? छोटे बच्चों में करता है। क्या करता है? छोटे बच्चों में करता है। और ये जो रेनिन की जो लिमिट होती है 4 से 5 साल तक के बच्चों में होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम वयस्क हो जाते हैं, तो शरीर के अंदर दूध का पाचन कौन करता है? तो दूध का पाचन HCl करता है। क्या करता है? दूध का पाचन HCl करता है। तो छोटे बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। और बड़े जो वयस्क होते हैं उनमें दूध का पाचन कौन करता है? HCl करता है। अगली बात क्या कर रहे हैं हम? पेप्सिनोजिन एंजाइम्स की। किसकी बात कर रहे हैं? पेप्सिनोजिन एंजाइम। जब तक उसको HCl नहीं मिला था तब तक वो कैसा था? निष्क्रिय था। अब उसको क्या मिल गया? HCl मिल गया, और HCl के कारण उसे क्या हो गया? अम्लीय माध्यम प्राप्त हो गया। जैसे उसको अम्लीय माध्यम प्राप्त हो जाता है तो पेप्सिनोजिन किस में परिवर्तित हो जाता है? पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। और प्यारे बच्चों पेप्सिन जो एंजाइम से वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। दूसरी बात मैं प्यारे बच्चों बात करूंगा जठर रस की। हम अक्सर बात कर रहे हैं जठर रस क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि जठर ग्रंथियां, तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है? हमारी सपोज करो ये आमाशय है, तो आमाशय की दीवारों पर लगभग जो जठर ग्रंथियां होती है और उनकी संख्या जो होती है 3.5 करोड़ होती है। कितनी होती है? 3.5 करोड़ होती है। जठर ग्रंथियों से, कौन सी ग्रंथियों से? जठर ग्रंथियों से। और जठर ग्रंथियां कहां से आ रही, कहां पे स्थित होती है? आमाशय में स्थित होती है।
कहाँ स्थित होती है? आमाशय में स्थित होती है। तो जठर ग्रंथियों से कौन से रस का स्रावण होता है? जठर रस का स्रावण होता है। प्यारे बच्चों, श्रावण का मतलब होता है रिलीज होना, वहां से निकलना, छूटना। हम लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे कि वहां से छूट रहा है, निकल रहा है, स्रावित हो रहा है। तो जठर ग्रंथियों से कौन से रस का स्रावण होता है? जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस का जो पीएच मान होता है प्यारे बच्चों 1.5 से 2.2 होता है। कितना होता है? 1.5 से 2.2 होता है। तो इसके बारे में जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमें ये नहीं पता कि पीएच क्या होता है। तो पीएच एक ऐसा पैमाना होता है जो अम्लता तथा क्षारीयता की गणना करने में काम आता है। अम्लता तथा क्षारीयता की गणना करने में काम आता है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे पीएच पैमाना क्या है, किसने बनाया था। तो जो जठर रस का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 1.5 से 2.2 के मध्य होता है। ये जठर रस बहुत ही क्या होता है? चिपचिपा एक पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा एक पदार्थ होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो भोजन होता है वो आमाशय में ठहरता है 4 से 5 घंटे। उसके बाद वो अग्नाशय ग्रंथि से प्रवेश करते हुए, अग्नाशय ग्रंथि को बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद जो भोजन जाता है हमारी कहां जाता है? छोटी आंत में जाता है। कहां जाता है बच्चों? छोटी आंत के अंदर जाता है। छोटी आंत क्या है? इसको छोटी आंत, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये क्या होती है प्यारे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरी बात मैं बात कर रहा हूं छोटी आंत की। इसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है? इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। लेकिन इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चों? 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये अगर ये देखा जाए, अगर पूछा जाए कि आहार नाल का, किसका? आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है, लंबाई के हिसाब से जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? हमारा छोटी आंत होता है। फिर भी इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसकी थिकनेस होती है, ये वाली जो थिकनेस होती है बड़ी आंत की तुलना में क्या होती है? छोटी होती है। क्योंकि बड़ी आंत की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चों? 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। तो भोजन क्या करता है? इनके अंदर आता है। किसके अंदर? छोटी आंत के अंदर। तो प्यारे बच्चों, छोटी आंत भी क्या होता है? इसके भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग है ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी। दूसरा भाग है मध्यांत्र और तीसरा भाग क्या है? शेषांत। क्या है बच्चों? शेषांत। इंग्लिश में से कहते हैं डुडेनम। क्या कहते हैं? डुडेनम कहते हैं। DUEDENUM, डुडेनम। इसको क्या कहते हैं? जेजुनम कहते हैं बच्चों। और इसको क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम। तो ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत, ये क्या होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा ग्रहणी के अंदर। तो इसमें क्या होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होते हुए भोजन इसके अंदर आता है। तो इसमें अग्नाशय रस और बहुत प्रकार के रस प्राप्त होते हैं। तो इस ग्रहणी के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। सर्वाधिक भोजन का पाचन। तो सर्वाधिक अगर यह पूछा जाए कि छोटी आंत के किस भाग के अंदर सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है, तो वो कौन सा है? ग्रहणी भाग के अंदर होता है। किस भाग के अंदर होता है? ग्रहणी भाग के अंदर। उसके बाद प्यारे बच्चों, ग्रहणी भाग से जो हमारा भोजन जाएगा वो कहां जाएगा? मध्यांत्र के अंदर। इस भाग के अंदर भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। उसके बाद बच्चों कहां जाता है? शेषांत्र पे जाता है। कहां जाता है? शेषांत्र के अंदर जाता है। और ये क्या होता है? छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे लंबा जो भाग होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? शेषांत। तो ये हमारी क्या थी? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन कहां जाता है?
बड़ी आंत में जाता है। प्यारे बच्चों, मैं एक आपको नोट लिखाना चाहूंगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नोट क्या है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि मुख के अंदर, किसके अंदर, मुख के अंदर जो हमारी मुख गुहा होती है तो उसमें लार मिल जाती है। जब भोजन का हम क्या करते हैं, चबाते हैं, तो मुख के अंदर भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि मुख के अंदर भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा क्या है कि आमाशय के अंदर जो हमारा स्टोमक था, आमाशय के अंदर भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। बच्चों, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि जब छोटी आंत के अंदर जो भोजन होता है, छोटी आंत के अंदर भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मैं इसको आपको ट्रिक के माध्यम से इसको बताऊंगा। तो पहले जो हमारा, इस पर सपोज करो ये हमारा क्या है, इस प्रकार से आप कभी नहीं भूलोगे, ये हमारा क्या है, मुख है, मुख और पेट है। तो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, मुख कहां होगा, यहां पर होगा। कहां होगा, मुख यहां पे होगा। उसके बाद हमारा यहां पे क्या मिलेगा, हमें आमाशय मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, आमाशय मिलेगा। यहां पर हमें क्या मिलेगा, आमाशय मिलेगा। और बच्चों, आमाशय के बाद क्या मिलेगा, हमें छोटी आंत प्राप्त होगी। क्या होगी, छोटी आंत प्राप्त होगी। ये सभी को दिख रहा होगा, सीधी सी बात है, मुख पहले आता है, मुख के बाद आमाशय, और आमाशय के बाद क्या आता है बच्चों, छोटी आंत आती है। तो बच्चों, मुख के अंदर भोजन के मिश्रण को बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मुख के अंदर भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। उसके बाद आमाशय के अंदर भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, चाइम कहा जाता है। चाइम कह दो उसको, किताबों के अंदर उसको कायम भी कह देते हैं। और हम जानते हैं सी का उच्चारण सी, च और क दोनों के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि छोटी आंत के अंदर भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों काइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइल कहा जाता है। तो हमारे उत्तर कितने हो गए, 3 हो गए। 3 प्रकार के मिश्रण हो गए, वो हमें तीनों एग्जाम में देगा। और क्या पूछेगा कि भाई मुख के अंदर भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, बोलस कहा जाता है, BOLOUS, बोलस कहा जाता है। आमाशय के अंदर भोजन के मिश्रण को चाइम कहा जाता है। छोटी आंत के अंदर भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। इसकी एक शानदार ट्रिक है। तो प्यारे बच्चों, आप ये देखो, मुख पहले आता है। क्या आता है, मुख पहले आता है। तो इसमें देखो बी, इन तीनों शब्दों के अंदर बोलस, चाइम और काइल में भी बी पहले आता है। क्या आता है, बी पहले आता है। इसके मतलब बी वाला जो मिश्रण होगा वो किसका होगा, मुंह का होगा। किसका होगा बच्चों, मुंह का। उसके बाद क्या आता है, आमाशय आता है। तो आप देखो बी के बाद क्या आता है, सी आता है। इसके मतलब बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो वो किसका मिश्रण हो जाएगा, चाइम का हो जाएगा। और सबसे लास्ट मिश्रण किसका है बच्चों, छोटी आंत का। तो छोटी आंत में सबसे लास्ट में इनमें से जो इसका प्रारंभिक जो अक्षर है क्या है, के है। तो इसका लास्ट वाला क्या है, के। ऐसा तो है नहीं कि हमारी छोटी आंत तो ऊपर होगी, मुंह नीचे हो गए, ऐसा नहीं है। तो इसके मतलब आपको कैसे पढ़ना है, बी, सी और के। बी पहले आ गया, मुख का मिश्रण। सी बाद में आ रहा है, मुख के बाद क्या आ रहा है, आमाशय आ रहा है। आमाशय का मिश्रण हो गया। और के बच्चों, ये किसका मिश्रण हो गया, छोटी आंत का मिश्रण हो गया। तो तीनों प्रकार के मिश्रण आप भूलोगे नहीं, ऐसी मैं सोचता हूं। आगे बच्चों में बात करूंगा बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत क्या होती है। मैं बात कर रहा हूं छोटी आंत के बाद जो हमारा भोजन जाता है वो कहां जाता है, बड़ी आंत में जाता है। उसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है, छोटी आंत की तो कितनी बताई थी मैंने, 2.5 सेंटीमीटर,
लेकिन इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। जबकि बच्चों इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, बड़ी आंत की 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर। और छोटी आंत की जो मोटाई थी वो कितनी थी, 6 से 7 मीटर हमने बताई थी। प्यारे बच्चों इसका भी क्या है, इसके भी 3 भाग होते हैं। किसके, बड़ी आंत के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है सीकम भाग, क्या है, सीकम। दूसरा भाग है कोलन भाग, क्या है, और तीसरा भाग है रेक्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। जो सीकम वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, उंडुक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उंडुक कहते हैं। सीकम एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों भोजन तो हमारा लास्ट जो पच चुका था वो कहां पच चुका था, छोटी आंत के अंदर पच चुका था। अब तो भोजन के अंदर क्या है, अपशिष्ट पदार्थ और जल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, बड़ी आंत में आते आते भोजन का क्या बचा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थ और जल बचा हुआ है। प्यारे बच्चों सीकम वाले भाग में क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका पाचन होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज क्या होता है बच्चों, प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अगर कोई कार्बनिक यौगिक होता है तो वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। घास के अंदर, लकड़ी के अंदर, इस प्रकार के कपास और रेशों के अंदर जो पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या है, सेल्यूलोज है। और मनुष्य उस सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है, उस सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो सीकम वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, मनुष्य का अल्प विकसित होता है। क्या होता है, अल्प विकसित होता है, इसलिए वो क्या करता है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। जबकि ये जो वाला भाग होता है सीकम वाला भाग, ये जो क्या होता है, जानवरों का पूर्णतः विकसित होता है। जानवरों का पूर्णतया विकसित होता है, पूर्णतया विकसित होता है, इसलिए वो क्या कर जाते हैं, घास लकड़ी वगैरह को खा जाते हैं। प्यारे बच्चों और मैं बात करूंगा जो दीमक आपकी होती है, दीमक वो भी क्या कर जाती है, सेल्यूलोज का पाचन कर जाती है। आपने देखा होगा कि दीमक पूरे चारपाई में लग गए तो चारपाई को खत्म कर जाती है, बेड में लगी बेड को खत्म कर देती है। तो सोचो इतना छोटा सा जो जीव होता है दीमक, उसके अंदर क्या होता है, उसके आहार नाल में सेलुलेस नामक एंजाइम्स होता है। क्या होता है बच्चों, सेलुलेस नामक एंजाइम्स होता है जो क्या करता है, सेल्यूलोज का पाचन कर जाता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे जानवर खेतों के अंदर चरने जाते हैं, उसके बाद चरने के बाद वो बैठे रहते हैं तो जुगाली करते रहते हैं, उनके मुंह से सफेद सफेद सा झाग निकलता है। प्यारे बच्चों उस समय वो क्या कर रहे होते हैं, सेल्यूलोज का पाचन कर रहे होते हैं। अगर मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन करें, आप थोड़ा सोचिएगा कि भगवान ने हमें किस प्रकार से बनाया है। अगर मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन कर जाए तो जितने भी ये गार्डन है शहरों के अंदर, तो इसमें जो हमारे नए युवा पीढ़ी के बच्चे जो बैठे रहते हैं, तो कई बच्चों की आदत होती है धीरे धीरे तिनका खाने की, घास मुंह में ले ली तो वो घर नहीं जाएंगे, वो आधे से ग्राउंड की जो घास उसको ही साफ कर देंगे। तो ये तो शुक्र मानो कि हमारे अंदर किसका पाचन नहीं होता है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता बच्चों, ये मैंने बता दिया। जानवरों के अंदर पूर्णतः विकसित होता है, इसलिए जानवर क्या कर जाते हैं, सेल्यूलोज का पाचन कर जाते हैं। और दीमक जैसा एक छोटा सा जीव होता है वो क्या कर जाता है, उसका पाचन कर जाता है। प्यारे बच्चों दूसरी बात मैं इसके बारे में बताऊंगा, सेल्यूलोज के बारे में। ये जो सेल्यूलोज होता है, ये जो सीकम वाला भाग होता है, इस भाग के अंदर, कौन से भाग के अंदर, सीकम वाले भाग, आपने अपेंडिक्स सुना होगा। अपेंडिक्स बच्चों होता ये क्या है, सभी के होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की जो लंबाई होती है 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। और अपेंडिक्स सभी के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का अवशेषीय अंग है। क्या है, अवशेषीय अंग है। अगर हटा भी दे तो इससे कोई फर्क हमारे पड़ता नहीं है। डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन के दौरान इसी अंग को हटा देते हैं। तो ये अपेंडिक्स नामक जो अवशेषीय अंग पाया जाता है बच्चों, कहां पाया जाता है, सीकम भाग के अंदर पाया जाता है।
कहां पाया जाता है? सीकम भाग के अंदर पाया जाता है। और ये क्या होता है, जब इसमें इस प्रकार के कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ जमने लग जाते हैं और ये थोड़ा सा भी जब हिलता है अपनी स्थिति से, तो हमारे पेट में क्या होता है? दर्द होता है। तो ये क्या था बच्चों? अपेंडिक्स था। क्या था? अपेंडिक्स के बारे में बताया था। प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा कोलन भाग की। किस भाग की बात करूंगा मैं? कोलन भाग की बात करूंगा। प्यारे बच्चों, इस भाग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस भाग के अंदर किसका पाचन अवशोषण होता है? जल का। जल का पाचन कह सकते हैं, या जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है बच्चों? जल का अवशोषण होता है। अगर ये पूछा जाए कि भोजन पाचन तंत्र में यदि जल का पाचन या अवशोषण होता है तो कहां होता है बच्चों? बड़ी आंत में होता है। लेकिन बड़ी आंत के कौन से भाग में होता है? वो कोलन भाग में होता है। कहां होता है? बड़ी आंत के कोलन भाग के अंदर इसका क्या होता है? पाचन होता है। प्यारे बच्चों, हमने विटामिन पढ़ेंगे, हम अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन एक ऐसी विटामिन होती है बी और सी विटामिन। बी और सी विटामिन ऐसी विटामिन होती है जो जल में घुलनशील होती है। क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे हम। ये विटामिन क्या होती है? बी और सी जल में घुलनशील होती है। तो विटामिन में भी कई सारे इसकी फैमिली होती है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो इसके मतलब बच्चों ये हुआ, ये सारी विटामिन भी किस में घुलनी चाहिए? जल में घुलनी चाहिए। लेकिन एकमात्र ऐसी विटामिन होती है बच्चों, वो नहीं, कौन सी? B12। तो B12 जो विटामिन है वो जल में नहीं घुलती है। तो प्यारे बच्चों, उसका जो पाचन अवशोषण होता है वो कौन से वाले भाग के अंदर होता है? कोलन वाले भाग में। तो कोलन भाग क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो उसमें किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है। दूसरा किसका अवशोषण होता है? विटामिन B12 का। किसका बच्चों? विटामिन B12 का जो पाचन अवशोषण होता है वो कहां होता है? कोलन भाग में। तो बच्चों, जल में इस विटामिन B12 का अवशोषण क्यों नहीं होता? क्योंकि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? लौह तत्व कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। इसलिए विटामिन B12 में B12 का जो अवशोषण होता है किस में नहीं होता? कोलन भाग में। प्यारे बच्चों, मैं बात करना चाहूंगा रेक्टम की। किसकी बात करना चाहूंगी? रेक्टम का बात करना चाहूंगा। रेक्टम क्या होता है? मलाशय होता है। ये क्या होता है? एक हमारे पाचन तंत्र की अंतिम स्टेज होती है और नली होती है। तो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जो आपका बच गया वो इस कहां इकट्ठा हो जाता है? रेक्टम मलाशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। इसके द्वारा जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहां जाते हैं? मोदी जी के स्वच्छता अभियान में चले जाते हैं। एक इंपोर्टेंट इसके अंदर क्या है? यदि जो आपका अपशिष्ट पदार्थ, जिसे आप क्या कहते हैं? मल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल कहते हैं। तो इस मल का जो पीला रंग होता है, पीला रंग होता है, वो किस वर्णक के कारण होता है? कोवलिनोजिन। कोवलिनोजिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोवलिनोजिन वर्णक के कारण होता है। और मल से जो दुर्गंध आती है बच्चों, वो किसके कारण आती है? इंडोल गैस के कारण आती है। कौन सी गैस? इंडोल गैस का निर्माण हो जाता है। और वो मल जो दुर्गंध। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? आहार नाल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आहार नाल के सारे भाग पढ़ लिए थे। तो पाचन तंत्र में एक आहार नाल इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है? पाचन ग्रंथियां होती है। क्या होती है? पाचन ग्रंथियां होती है। ग्रंथियों वाला टॉपिक एक अलग से है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। जो हमारी ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की होती है: अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। प्यारे बच्चों, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम्स का स्रावण करती है। और एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे भोजन का पाचन करते हैं। तो इसलिए हम कौन से जिन ग्रंथियों ने हमारे भोजन को पचाने में सहायता करी थी उन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो ग्रंथि है हमारी वो है लार ग्रंथि। क्या है बच्चों? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे। जीभ से लार निकलती है। उस जीभ पर क्या पाई जाती है? जीभ के किनारों पर और छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। तो सीधी सी बात है बच्चों, लार ग्रंथि किसका स्रावण करेगी? लार का स्रावण करेगी।
किसका स्रावण करेगी? लार का स्रावण करती है, लार को रिलीज करती है। दूसरी बात क्या है बच्चों, लार प्रतिदिन मनुष्य 1.5 से और 2 लीटर 1.5 से 2 लीटर लार का स्रावण करता है। कितना? 1.5 से 2 लीटर लार का स्रावण करता है। और कई मनुष्य में तो ये ग्रंथि इतनी एक्टिव होती है, वो अगर वो सो भी जाए तो उनके मुंह से ऑटोमेटिक लार का स्रावण होता है। जब वो सुबह खड़े होते हैं, जो उनको तकिया मिलता है तो उस पर लार ही मिलती है। तो इसके मतलब वो क्या है, उनकी लार ग्रंथि होती है बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो लार ग्रंथि 1.5 से 2 लीटर लार का स्रावण करती है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान, प्यारे बच्चों मैं दोबारा बताना चाहूंगा, पीएच मान अम्ल तथा क्षारीयता की गणना करता है। किसकी गणना करता है? अम्ल तथा क्षारीयता की गणना करता है। और ये जो पीएच मान होता है लार का, वो कितना होता है? 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। 6.8 की जगह कभी कभी 6.9 कर दे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं देगा 6.8 भी दे दिया, 6.9 भी दे दिया, 7 भी दे दिया, वो क्या देगा? अलग अलग डिफरेंस करके देगा। तो लार का पीएच मान होता है बच्चों, वो कितना होता है? 6.8 होता है। लार क्या करती है? भोजन की लुगदी बनाती है। क्या बनाती है? भोजन की लुगदी बनाती है। और उसे क्या करती है? लसलसा करती है। क्या करती है बच्चों? लसलसा करती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लार के अंदर कौन से एंजाइम से पाए जाते हैं? लार के अंदर कौन से, लार के अंदर जो पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, तो प्यारे बच्चों लार के अंदर क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दूसरा बच्चों क्या है? अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज एंजाइम से पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? अल्फा एमाइलेज एंजाइम से पाया जाता है। और जो तीसरा जो एंजाइम्स होता है वो क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है। क्या होता है बच्चों? अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन तीनों का क्या क्या मेन फंक्शन होता है। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं टाइलिन के बारे में। तो टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। बच्चों ये स्टार्च क्या होता है? ये जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनोकार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो ये स्टार्च होता है, बहुत सारी श्रृंखलाओं वाला एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है, एक बड़ा यौगिक होता है। उस बड़े यौगिक को छोटे अणुओं में तोड़ने का जो काम करता है वो कौन सा एंजाइम्स करता है बच्चों? टाइलिन करता है। अगर कभी पूछा जाए मेन फंक्शन ऑफ टाइलिन एंजाइम तो क्या है? वो किसको करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि स्टार्च एक बड़ा होता है, मतलब बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद बच्चों क्या करता है? अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज क्या करता है? भोजन को शर्करा में बदलता है। किसको? भोजन को शर्करा में परिवर्तित करता है। या बच्चों इसको ऐसे कह सकते हैं हम, भोजन को क्या करता है? मीठा बनाता है। क्या करता है? मीठा करता है। तो ये किसका काम हो गया? अल्फा एमाइलेज का हो गया। क्या हो गया बच्चों? अल्फा एमाइलेज का हो गया। मैंने इसलिए आपको ये टी शर्ट दिखाई है। आप हमारे इस YouTube चैनल को जो हमारा टी शर्ट पर लिखा हुआ है, आप इसे सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएं। प्यारे बच्चों लाइसोजाइम का क्या काम होता है? तो मेन फंक्शन जो लाइसोजाइम का होता है वो क्या होता है कि जो भोजन के साथ बाहर से कुछ इस प्रकार के जीवाणु आ जाते हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट करना। भोजन के साथ बाहर से आए हुए, क्या आए हुए? बाहर से आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। बाहर से आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। प्यारे बच्चों वैसे भी पूछा जाता है नॉर्मली कि भाई लार के अंदर कौन सा एंजाइम से पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम से पाया जाता है। अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, तीनों का मैंने क्या बता दिया आपको? मेन फंक्शन बता दिया। प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि जो लार ग्रंथि होती है वो कितने प्रकार की होती है। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? लार ग्रंथि के प्रकार, लार ग्रंथि के
प्रकार। तो प्यारे बच्चों, जो लार ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो ग्रंथि है कर्णमूल ग्रंथि, क्या है? कर्णमूल ग्रंथि। इंग्लिश में पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स प्यारे बच्चों किसको कहते हैं? ग्रंथि को कहते हैं। दूसरी क्या होती है हमारी? अधोजीविका, अधोजीविका ग्रंथि होती है। क्या होती है? अधोजीविका ग्रंथि होती है। और बच्चों तीसरी क्या होती है हमारी? अधोहनु होती है। क्या होती है? अधोहनु, अधोहनु। इसे क्या कहते हैं? सब मैंडिबुलर कहते हैं, सब मैंडिब्यूलर कहते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं। बच्चों ये इंग्लिश में नाम है, तो हमारे ज्यादा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके पर्पज से हमने क्या लिख दिया? सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर अधोहनु। और इसको क्या कहते हैं? सब लिग्वल कहते हैं, इंग्लिश में सब लिग्वल ग्लैंड्स कहते हैं। प्यारे बच्चों इन तीनों को हम क्या पढ़ेंगे? ये इनका मुख्य कार्य क्या होता है? प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कर्णमूल ग्रंथि की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्णमूल ग्रंथि इसको क्या कहते हैं? पैरोटिड कहते हैं। प्यारे बच्चों कर्ण का मतलब क्या होता है? कान होता है। मूल का मतलब उसका मेन स्थान होता है। तो अंदर जो लार ग्रंथि है वो कहां? बाहर से देखा जाए तो अंदर साइड में कान के पास स्थित होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं ये बात करूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है तो क्या होती है? यही होती है कर्णमूल ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात कर रहा हूं। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो ग्रंथियों का है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी की सबसे छोटी ग्रंथि, अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, सारी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि पिछली बार राजस्थान पुलिस 2018 भर्ती के अंदर 15 जुलाई वाले पेपर दोनों पारियों के अंदर आया था, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है और निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो उसमें कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां भी थी और कुछ उसमें से क्या था? बहिःस्रावी ग्रंथियां भी थी। तो प्यारे बच्चों कर्णमूल ग्रंथि क्या है? इन तीनों ग्रंथियों में मनुष्य की क्या है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। दूसरी बात ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? बच्चों मैं जब आपको पढ़ा रहा था कि विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, और मैंने क्या पढ़ाया था विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों में? कि विषाणु के द्वारा जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें जो प्रतिजैविक जो दवाइयां होती है वो कामगार साबित नहीं होती है। उनमें क्या होता है? बचाव उपचार है। जब वायरस के कारण पैरामिक्सो, वायरस कौन सा? पैरामिक्सो वायरस के कारण इस कर्णमूल ग्रंथि में, कौन सी ग्रंथि में? कर्णमूल ग्रंथि में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। उसके कारण इस कर्णमूल ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो बच्चों जिसे हम क्या कहते हैं? कनफेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कनफेड कहते हैं, मम्स कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कनफेड या मम्स कौन सी ग्रंथि के संक्रमित होने के कारण होता है? तो बच्चों वो ग्रंथि कौन सी है? कर्णमूल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? कर्णमूल ग्रंथि। तो कर्णमूल ग्रंथि के कारण हमारे क्या हो जाता है? उस इन्फेक्शन के कारण हमारे कनफेड रोग हो जाता है। बच्चों मैं बात करूंगा कौन सी ग्रंथि की? अब अधोजीविका की। किसकी बात करूंगा? अधोजीविका सबलिंगुअल ग्लैंड्स की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? सबलिंगुअल ग्लैंड्स की मैं बात करूंगा। बच्चों ये क्या होती है? निचली जीवा की ऊपरी सतह पर स्थित होती है, लेकिन इसकी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बच्चों? ये सबसे ज्यादा लार का स्रावन करती है, सबसे ज्यादा लार का स्रावन करती है। सबसे ज्यादा क्या करती है बच्चों? लार का स्रावन करती है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लार का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है तो अधोजीविका करती है। बाकी ये कहां होती है? जबड़े के पास में स्थित होती है। प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि क्या कि भोजन के जो मिश्रण बनते हैं वो तीनों मिश्रण आपको मैं बता चुका हूं। प्यारे बच्चों अगली जो ग्रंथि है हमारी वो कौन सी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। तो मैंने इसका एक तो कहां पर किया था? इसकी जो चर्चा की थी वो की थी हमने आमाशय में। तो आमाशय में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि कौन से रस का स्रावन करती है?
जठरस का स्रावण करती है। और जठरस के कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं ये हम प्यारे बच्चों पढ़ चुके हैं। तीसरी जो हमारी ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यकृत। क्या है? यकृत कह दो, लीवर कह दो, कलेजा कह दो। क्या कह दो? कलेजा कह दो। और बच्चों का जो शुद्ध नाम है जिगर कह दो। क्या कह दो? जिगर। और बच्चों इसका जो मेडिकल नाम है वो क्या है? हेपेटिक। क्या है? हेपेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आग ये क्या होती है, ये इसके बारे में बहुत जितना पढ़ा जाए उतना कम है। एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इसकी जो खास विशेषता है, हमारी जो ग्रंथियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब मैंने ये नहीं कहा अंतःस्रावी, बहिस्रावी या मिश्रित, कि हमारी जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? यकृत होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है बच्चों? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी बात, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर यकृत, लीवर, कलेजा, जिगर का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर लीवर का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? हिपेटोलॉजी कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसका जो वजन होता है वो कितना होता है? 1.5 से 1.8 केजी होता है। 1.5 से 8 केजी होता है बच्चों। फीमेल की बात करता हूं मैं तो फीमेल में 1.2 से 1.4 होता है। और मैं बात करता हूं मेल की तो 1.4 से 1.8 केजी के मध्य होता है। लेकिन जो इसकी रेंज है बच्चों वो कितनी है? 1.5 से 1.8 केजी के मध्य होता है। दूसरी बात बच्चों, हम इस लीवर के बारे में और क्या जानते हैं कि लीवर के अंदर सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो रिकवरी करने की जो क्षमता पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? सबसे ज्यादा लीवर के अंदर पाई जाती है। मतलब मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर किसी खान पीन के कारण है, क्योंकि ये क्या होता है? लीवर होता है। अगर ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा शराब के इस्तेमाल से प्रभावित होता है, तो बच्चों शराब के इस्तेमाल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला हमारा यंग अंग जो है वो क्या है? लीवर होता है। अगर किसी का लीवर खराब हो जाता है तो उसको अच्छे खान पीन के कारण, अच्छी उसको न्यूट्रिएंट्स के कारण उसको ठीक किया जा सकता है, उसकी रिकवरी की जा सकती है। तो सर्वाधिक जो पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? लीवर के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात बच्चों मैं बात करना चाहूंगा, ये क्या है? सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन। तो मैंने क्या बताया था आपको? जब आप ये सोचते हो कि सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन सर्व से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं सबसे कम भी पुनरुद्ध भवन की क्षमता होगी। तो सबसे कम जो पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता होती है बच्चों वो किसकी होती है? मस्तिष्क की होती है। अगर एक बार मस्तिष्क की याददाश्त चली गई या वो टहल गया, सटक गया, जो भी आप कहो, तो उसकी रिकवरी करना बहुत ही कठिन होता है। तो सबसे ज्यादा जो रिकवरी करने वाला जो अंग होता है वो हमारा क्या होता है? लीवर होता है। और सबसे कम वाला क्या होता है? मस्तिष्क होता है। प्यारे बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? लीवर के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, लीवर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप देखते रहिए कलाम इंस्टीट्यूट अलवर। हमारी जो फैकल्टियां हैं वो दिन रात मेहनत कर रही है ताकि आप इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में बहुत अच्छी तरह से पढ़ सको। प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा लीवर के द्वारा किए जाने वाले कार्य। प्यारे बच्चों, लीवर के द्वारा किए जाने वाले कार्य, तो एक तो क्या होता है? लीवर, अगर हम कोई विषाक्त भोजन खा लेते हैं, कैसा भोजन बच्चों? विषाक्त जहरीला भोजन खा लेते हैं या किसी जहर का हम जहर खा लेते हैं,
तो एक बार तो लीवर कोशिश करेगा उस जहर को विषहीन करने का, मतलब उस भोजन को, ऐसा विषाक्त भोजन हमने खा लिया तो उसको विषहीन करने की कोशिश करेगा, उस जहर के प्रभाव को खत्म करेगा। तो इसलिए बच्चों, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सबसे पहले जो अटैक करता है वो किस पे करता है? लीवर पे करता है। किस पे करता है? लीवर पे करता है। इसलिए डॉक्टर क्या करता है कि पोस्टमार्टम करते समय जो सबसे पहले जो परीक्षण करता है बच्चों, वो किसका करता है? लीवर का करता है। किसका करता है? लीवर का परीक्षण करता है। दूसरी बात क्या करता है बच्चों? लीवर क्या काम करता है? लीवर विटामिन ए सबसे ज्यादा तो विटामिन ए का, बाकी ई का भी करता है, के का भी करता है। तो सबसे ज्यादा विटामिन ए का क्या करता है? भंडारण करता है, स्टोरेज करता है। क्या करता है? भंडारण व निर्माण करता है। क्या करता है? भंडारण व निर्माण करेंगे, ऐसे कह सकते हैं, निर्माण भंडारण करता है ना। तो आपको इस बात को ध्यान नहीं देखना है। तो इसको क्या देखना कि विटामिन ए का जो सबसे ज्यादा निर्माण व भंडारण करता है बच्चों, वो कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है। इसलिए इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी यदि विटामिन ए की हमें जरूरत है तो हमारा जो शरीर है वो विटामिन ए को कहां से प्राप्त करेगा? लीवर से प्राप्त करेगा बच्चों। कहां से प्राप्त करेगा? लीवर से प्राप्त करेगा। इसलिए लीवर को क्या कहा जाता है? भविष्य का विटामिन ए भी कहा जाता है। भविष्य का विटामिन ए। तो भविष्य का विटामिन ए किसे कहा जाता है बच्चों? लीवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। और क्या विशेषता हो, क्या काम करता है बच्चों ये लीवर क्या करता है बच्चों? पित्त रस का स्रावण करता है। पित्त रस का स्रावण करता है। क्या करता है बच्चों? पित्त रस का स्रावण करता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 प्यारे बच्चों 14 जुलाई की सेकंड पारी में क्वेश्चन था कि पित्त रस कहां जाकर इकट्ठा होता है। बच्चों मैं दो बात करना चाहूंगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पित्त रस का श्रावण का मतलब बच्चों, श्रावण वर्ड बार बार में आ रहा है। श्रावण का मतलब वो जहां से वो रिलीज हो रहा है, जहां से वो आ रहा है। तो पित्त रस का जो श्रावण होता है वो कहां से होता है? लीवर से होता है। कहां से होता है? कि लीवर पित्त रस को छोड़ता है, रिलीज करता है। और वो पित्त रस इकट्ठा कहां होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कहां इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इस बात को एग्जामिनर दो तरीके से पूछ सकता है कि पित्त रस का जो श्रावण होता है वो कहां से होता है? लीवर से होता है। और पित्त रस कहां जाकर एकत्रित होता है? तो वो कहां इकट्ठित होता है बच्चों? पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बच्चों मैं बात करूंगा पित्त रस के बारे में कि सर ये पित्त रस होता क्या है। तो ये तो हमें पता चली गया कि पित्त रस कहां से आ रहा है? पित्ताशय से, उस लीवर से आ रहा है। तो बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पित्त रस का जो पीएच मान होता है, पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त रस का पीएच मान बच्चों कितना होता है? 7.7 होता है। ये क्या करता है? हल्का लवणीय व क्षारीय होता है। लवणीय व क्षारीय होता है। प्यारे बच्चों हम बताएंगे कि इसको मिटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं है, फिलहाल हम पढ़ चुके हैं ये। दूसरी बात बच्चों मैं बात करूंगा कि पित्त रस का हम बात कर रहे हैं कि पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.7 होता है। तो हम क्या करें? लवणीय व क्षारीय होते। प्यारे बच्चों अगर रीडिंग हमारे पीएच मान की 7 से ऊपर जाती है तो वो जो पदार्थ होगा, विलयन होगा, वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। तो 7 से ऊपर जाते हैं, अगर कहीं लिख देते हैं, जैसे हम आंसू के अंदर लिखते हैं कि आंसू का जो पीएच मान होता है, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है और उसके साथ में एक लाइन होती है कि ये हल्का क्षारीय होता है। बिल्कुल होता है साहब। अगर रीडिंग 7 से ऊपर चली जाए हमारे पीएच मान की, पीएच पैमाने की, तो वो विलयन होता है। कैसा होता है बच्चों? क्षारीय होता है। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं पित्त रस के बारे में। पित्त रस के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों? पित्त रस के अंदर जो पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा हो रहा है उसके अंदर पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त लवण
वे पित्त वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। पित्तरस, पित्त लवण व पित्त वर्णक पाए जाते हैं, जो बच्चों क्या करते हैं, वसा का पायसीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वसा का, फैट जो इस्तेमाल करते हो आप खाने में, दूध, घी, छाछ वगैरह, ये क्या होते हैं, वसा के स्रोत होते हैं। तो वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण है कि वसा को पचाना। तो वसा को पचाने में कौन सा रस हमारा सहायता करता है बच्चों, पित्तरस सहायता करता है। क्या होता है, पित्तरस सहायता करता है बच्चों। पित्तरस के अंदर दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, विलवर्डिन, विलवर्डिन और विलरुबिन। क्या, विलवर्डिन और विलरुबिन। बच्चों आपने देखा होगा कि जब पीलिया रोग हो जाता है, हमारी आंखें पीली हो जाती है, नाखून का जो कलर होता है वो पीला हो जाता है, मूत्र का रंग है वो पीला हो जाता है, शरीर थोड़ा हमारा इस प्रकार से होने लग जाता है कि वो क्या, हल्का हल्का उसका पीलापन शरीर पर आने लग जाता है। बच्चों क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है, तो क्या ये पित्तरस को स्रावित करता है। दूसरी बात क्या करता है, इस बिलरुबिन वर्णक को, जो ये पित्ताशय से होता है, इस बिलरुबिन वर्णक को क्या कर देता है, अगर इसको इकट्ठा तो कहाँ होना चाहिए था, पित्ताशय में इकट्ठा होना चाहिए था बच्चों। कहाँ इकट्ठा होना चाहिए था, पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होना चाहिए था। तो ये क्या करता है, इस बिलरुबिन वर्णक को पित्ताशय से लेना बंद कर देता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। और ये पीला रंग क्या होता है, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण हमें क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। तो पित्तरस के बारे में मैंने आपको बताया, उसका पीएच मान, उसका काम, फंक्शन वगैरह क्या होता है। तो बच्चों हम एक तो क्या पढ़ा हमने कि लीवर के द्वारा क्या हुआ, विटामिन का संश्लेषण हो गया, विटामिन ए, ई का संश्लेषण हो गया। दूसरा, विषहीन कर, विषाक्त भोजन को विषहीन करने का काम करता है। तीसरा बच्चों क्या करता है, पित्तरस का श्रावण करता है। तो बच्चों चौथा जो इसका मेन फंक्शन है लीवर का, वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है वो, कि जो पित्तरस होता है, सॉरी, जो हमारा लीवर होता है, यकृत होता है, तो इस यकृत की जो यकृत कोशिका हैं, सेल्स हैं, यकृत जो कोशिकाएं होती हैं प्यारे बच्चों, वो किसका निर्माण करती है, हेपेरिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका निर्माण करती है, हेपेरिन का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों, हेपेरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। रक्त स्कंदन में, रक्त स्कंदन या ऐसे कह सकते हैं बच्चों, रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त हमेशा बहता रहता है, रुकता नहीं है। अगर वो बह रहा है, जम नहीं रहा है, उसके कारण क्या है, हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है, एक पदार्थ होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों, हेपेरिन एक ऐसा पदार्थ होता है, प्रोटीन होता है, जो रक्त को जमने नहीं देता है। दूसरी बात बच्चों, लीवर और क्या करता है, लीवर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, किसके द्वारा, हार्मोन्स और एंजाइम्स की सहायता से। छठा बच्चों, लीवर और क्या करता है, यूरिया निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, यूरिया निर्माण में सहायता करता है। तो बच्चों ये तो हमारा क्या था, लीवर ग्रंथि थी, यकृत ग्रंथि। प्यारे बच्चों, अगली जो हमारी ग्रंथि है, हम कौन कौन सी पढ़ चुके हैं अभी, लार ग्रंथि पढ़ चुके हैं, जठर ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। अब जो हमारी ग्रंथि है बच्चों, वो क्या है, अग्नाशय ग्रंथि है। क्या है बच्चों, अग्नाशय ग्रंथि है। तो अग्नाशय ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, पेनक्रियास ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनक्रियास ग्लैंड्स कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो एक तो क्या है बात इसके बारे में होती है कि यह कौन सी ग्रंथि, यह अग्नाशय ग्रंथि, ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
क्या होती है बच्चों? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर मैं ये कहूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बच्चों? सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी क्या होती है? लीवर होती है। क्या होती है बच्चों? लीवर होती है। तो हमारी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। अगर मैं कहूं कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि बच्चों, सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे जो छोटी ग्रंथि बच्चों वो होती है हमारी कौन सी? पीयूष ग्रंथि। कौन सी बच्चों? पीयूष ग्रंथि होती है। और ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर अभी पढ़ा है, यकृत कलेजा जिसको जिगर कहते हैं, वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है बच्चों। और हम बात कर रहे हैं किसकी? अग्नाशय की। तो ये क्या है? मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बच्चों इसके बारे में क्या विशेषता है कि यह कैसी ग्रंथि होती है? ये जो ग्रंथि होती है ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है बच्चों? मिश्रित ग्रंथि होती है। अब ये मिश्रित ग्रंथि का सर इधर क्या तात्पर्य है बच्चों? जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती है? हार्मोन का स्रावण करती हैं। हार्मोन का स्रावण करती है, एंजाइम्स का स्रावण करती है। और एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन का भी स्रावण करती है और एंजाइम्स का भी स्रावण करती है। प्यारे बच्चों, हमने भोजन के जो पाचन तंत्र था उसमें क्या पढ़ा था? एंजाइम्स वाला टॉपिक पढ़ा था। ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम्स का स्रावण करती हैं वो क्या कहलाती हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। कुछ ग्रंथियां क्या होती है बच्चों? हार्मोन का स्रावण करती है। लेकिन जो हमारी ये अग्नाशय ग्रंथियां बच्चों ये हार्मोन का भी स्रावण करती है और एंजाइम्स का भी स्रावण करती है। इसलिए बच्चों इसको क्या कह दिया हमने? मिश्रित ग्रंथि है। क्यों कहा इसको? ये हार्मोन का भी स्रावण करती है, एंजाइम्स का भी स्रावण करती है। तो बच्चों हम पाचन तंत्र में पढ़ रहे हैं, पाचन ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, तो हमको भोजन को पचाने में किसकी आवश्यकता है? एंजाइम्स की आवश्यकता है। तो हम क्या पढ़ेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं, कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा बच्चों कौन कौन से एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। बच्चों दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसका जो वजन होता है 60 से 90 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चों? 60 से 90 ग्राम होता है। अब क्या होता है बच्चों? सीधी सी बात है, अग्नाशय ग्रंथि कौन से रस का स्रावण करेगी? अग्नाशय रस का स्रावण करेगी। अग्नाशय रस का स्रावण करेगी। सीधी सी बात है, अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस का, अश्रु ग्रंथि आंसू का, लार ग्रंथि लार का। तो बच्चों उस अग्नाशय रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.5 से 8.3 का मध्य होता है। 7.5 से 8.3 के मध्य होता है। तो उस अग्नाशय रस के अंदर बच्चों कौन कौन से एंजाइम से पाए जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन से एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, या इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि अग्नाशय रस के अंदर कौन कौन से जो हमारे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हमारी इसके अंदर सहायता करते हैं। तो बच्चों हमारा जो एंजाइम्स है इसका वो है एमाइलेज। पहला एंजाइम क्या है हमारा? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम्स। बच्चों कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम्स इसके अंदर अग्नाशय रस के अंदर पाया जाता है। दूसरा बच्चों क्या होता है? ट्राइप्सिन होता है। ट्रिप्सिन कह दो, ट्राइप्सिन कह दो, एक ही बात होती है, बस इंग्लिश को उसको बस पढ़ने का तरीका अलग है। ट्राइप्सिन एंजाइम्स पाया जाता है। बच्चों तीसरा जो एंजाइम्स होता है वो क्या होता है? लाइपेज एंजाइम्स होता है। क्या होता है? लाइपेज एंजाइम्स होता है। तो बच्चों अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कितने एंजाइम? प्यारे बच्चों अग्नाशय ग्रंथि के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? एमाइलेज एंजाइम्स पाया जाता है, ट्राइप्सिन एंजाइम्स पाया जाता है और लाइपेज एंजाइम्स पाया जाता है। ये इस बात को हम ये कह सकते हैं कि अग्नाशय रस जो होता है वो अग्नाशय रस के अंदर क्या एंजाइम्स पाए जाते हैं? एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज। तो बच्चों एमाइलेज जो एंजाइम्स होता है, और आपको पता है कि एंजाइम्स भोजन को पचाने में मदद करता है, तो इस एमाइलेज जो एंजाइम्स होता है वो किसका पाचन करता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है बच्चों। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं?
कार्बोहाइड्रेट्स हम कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं, अनाज, जो मोटा जो अनाज होता है, गेहूं, चावल, जो बाजरा, ये केला वगैरह से हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का जो काम करता है बच्चों, वो कौन सा एंजाइम्स होता है, हमारा एमाइलेज एंजाइम्स होता है। बच्चों मैं बात करूंगा ट्राइप्सिन एंजाइम की, ट्रिप्सिन एंजाइम्स का। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स होता है बच्चों, वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्यारे बच्चों किसका पाचन करता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो पूछा जाता है प्रोटीन का पाचन, आपने पहले भी पढ़ा होगा, पेप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और बच्चों ट्राइप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। बच्चों बात आती है हमारी लाइपेज एंजाइम्स की। कौन सा एंजाइम्स है बच्चों, लाइपेज एंजाइम्स, जो बच्चों क्या करता है, बसा का पाचन करता है। क्या करता है, बसा का पाचन करता है। क्या करता है बच्चों, बसा का पाचन करता है। तो इधर देखो बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गए, बसा हो गया और प्रोटीन, ये तीनों हो गए, ये भोजन के मुख्य बड़े पोषक तत्व माने जाते हैं। हमारे 7 पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, बसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल। तो बच्चों ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और ये क्या है, बसा है, तो ये भोजन के क्या है, बड़े पोषक तत्व हैं, वृद्ध पोषक तत्व हैं, वृद्ध पोषक तत्व हैं। क्या है बच्चों, वृद्ध पोषक तत्व हैं, बड़े पोषक तत्व होते हैं। तो ये जो बड़े पोषक तत्व होते हैं, तो इसके मतलब जो सबसे ज्यादा जो हमें ऊर्जा देते हैं, ये तीनों देते हैं। तो बच्चों इन तीनों को पचाने की जो क्षमता रखता है, वो कौन सा रस रखता है, अग्नाशय रस रखता है। बच्चों कौन सा रस रखता है, अग्नाशय रस, इसको तीनों को पचाने की क्षमता रखता है। इसलिए बच्चों इस अग्नाशय रस को क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कौन से रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो बच्चों पूर्ण पाचक जो रस होता है, वो क्या होता है, अग्नाशय रस होता है, जिसके अंदर ये निम्न एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये तीनों क्या करते हैं, भोजन के इनका पाचन करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा क्या था, भोजन का पाचन वाला जो टॉपिक था, वो इसी के साथ हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। दूसरी बात आपको एक नोट डाल के मैं लिखवा रहा हूं बच्चों। नोट क्या है हमारा, कि आंसू के अंदर, आंसू आप जानते हैं टीयर्स, आंसू के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम से पाया जाता है बच्चों। ये रेलवे ने पूछा था बच्चों, इसका जो उत्तर होगा हमारा वो क्या होगा, लाइसोजाइम होगा। क्या होगा, लाइसोजाइम होगा। क्या होगा, लाइसोजाइम। और आपने देखा होगा कि जो लाइसोजाइम होता है, ये एंजाइम्स होते हैं, तो ये लगभग कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति जैसे होते हैं। बच्चों हम बात कर रहे हैं अम्लता, क्षारीयता की, तो इसके बारे में अगला एक टॉपिक हम लेंगे केमिस्ट्री के अंदर, अम्ल तथा क्षार क्या होते हैं। दूसरी बात बच्चों हम बात कर रहे हैं, ये हमारा पाचन तंत्र समाप्त होता है। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा प्रमुख ग्रंथियां। तो बच्चों उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि सर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या करती है, मिश्रित ग्रंथि क्या करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की सबसे छोटी, सबसे बड़ी, बहिस्रावी की सबसे छोटी, सबसे बड़ी, इन ग्रंथियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमें बच्चों देखते रहेंगे कलाम इंस्टीट्यूट अलवर। इसी के साथ मैं मुनीष पोसवाल, जय हिंद, जय भारत।